जय हिंद। नमस्कार। आज की इस वीडियो में जो हम सब जानने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें कि एनसीईआरटी सार का ही एक फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो बुक आई है उसका आज ये दूसरा पार्ट होगा। इससे पहले एक पार्ट हम लोग किए थे जिसमें लगभग 1 घंटे की क्लास हुई थी, जहां पर हमने चैप्टर 1 और 2 को कवर किया था। आज की क्लास में हम चैप्टर 3 को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, जो कि एक लंबा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा फिजिक्स का। जैसे कि आपको पता है कि इस बुक में आपके पूरे सभी भी एग्जाम, जो आप बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या किसी भी अन्य पीसीएस या स्टेट पीसीएस एग्जाम देंगे या रेलवे हो, ग्रुप डी हो, सभी एग्जाम में ये इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिजिक्स की क्लास आपकी चल रही है, तो निरंतर इस क्लास को देखते चलें। आपके अन्य सभी बुक से कुछ एक्स्ट्रा इसमें फैक्ट भी दिए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए हो भी जाता है। तो हमारे साथ बने रहेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे और उम्मीद करेंगे आपको ये सीरीज पसंद भी आएंगे। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट हम चैप्टर नंबर 3 पर, और चैप्टर नंबर 3 में जानेंगे कौन कौन सी आज की मुख्य बात होंगे। देखेंगे आज का हमारा क्लास रहेगा चैप्टर नंबर 3 से, अध्याय 3 से गति एवं बल। जैसा कि पिछला क्लास अगर आपने देखा होगा तो हमने प्रयास किया था कि जो कुछ भी पॉइंट है उसको हमने समझाने का भी प्रयास किया है एक्स्ट्रा, और आपके ही तरीके में, तो उसे भी यहाँ पर भी हम प्रयास करेंगे और आप आराम से समझते चलेंगे। तो सबसे पहला कि आज का जो हमारा चैप्टर है वह है गति एवं बल का, तो एक एक करके समझते चलेंगे। गति एवं विराम यानी कि मोशन एंड रेस्ट में देखेंगे। कहता है कि प्रत्येक वस्तु या तो विराम की अवस्था में या गति की अवस्था में है। विराम एवं गति दोनों स्थितियां समय एवं प्रेक्षक के सापेक्ष होती है, यानी कि समय और ऑब्जर्वर के ऊपर विराम और गति दोनों निर्भर करेगा। यदि समय तथा प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो उस वस्तु की विराम अवस्था कहलाती है। कहने का मतलब यह होता है कि समय के साथ अगर किसी भी वस्तु में कोई भी परिवर्तन न हो तो वह अवस्था क्या कहलाएगा? एक विराम अवस्था के नाम से जाना जाएगा। विराम अवस्था के उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर कि जमीन में लगे हुए पेड़ पौधे, मेज पर रखी हुई पुस्तकें, एक चलती ट्रेन में बैठे हुए यात्री के सापेक्ष उसके सहयात्रियों की स्थिति, ये सभी क्या है? विराम अवस्था के उदाहरण हैं। आइए आगे देखते हैं। कहता है कि इसके विपरीत यदि समय तथा प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, यानी कि समय और ऑब्जर्वर के साथ वस्तु एक जगह से दूसरे जगह पर चला जाए तो वह परिवर्तन क्या कहलाता है? गति के नाम से जाना जाता है। तो गति याद रखेंगे जिसमें कि समय और प्रेक्षक दोनों साथ आएंगे। आगे क्या कहता है? कहता है कि जैसे पृथ्वी पर स्थित किसी व्यक्ति, प्रेक्षक के सापेक्ष चलते हुए वाहन, झरने से गिरता हुआ जल, ये सभी। इस प्रकार गति एवं विराम दोनों परस्पर सापेक्षिक अवधारणा है। उदाहरण के लिए क्या दिया गया है कि एक गतिमान कार में कुछ व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं। जब कार सड़क पर गतिमान अवस्था में है तो कार के सहयात्री यानी कि उसके साथ चलने वाले यात्री एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में होते हैं, जबकि कार के बाहर की वस्तुएं यानी कि अन्य वाहन, पेड़ पौधे, भवन, ये सभी क्या है? कार में बैठे यात्रियों की अपेक्षा क्या है? गतिशील प्राप्त होता है। आपने देखा होगा, है ना। आइए देखिए यहाँ पर क्या है, गति के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहले हम जाने तो कहता है कि गति 3 प्रकार से होते हैं। यही जो है कुछ चीज़ें जो हैं आपको अन्य सभी बुक से ये इसको बेहतर बनाता है, जो कि अलग अलग तोड़ करके इसको बनाने का प्रयास किया गया है। तो क्या है गति के प्रकार में कि विमीय आधार पर, पथ के आधार पर और दोहराव के आधार पर। विमीय आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति, यानी कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल यानी कि डाई और ट्राई। कहता है पथ के आधार पर स्थानांतरण गति, घूर्णन गति, दोलन अथवा कंपन गति और एक प्रक्षेप गति। दोहराव के आधार पर यानी कि रिपीटेशन के बेस पर तो आवर्त गति और सरल आवर्त गति, तो ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या कहता है विमीय आधार पर गति के प्रकार।
कहता है कि विभिन्न गतिशील निकाय द्वारा की जाने वाली गति को उनके गमन पथ में निहित विमाओं में परिवर्तन के आधार पर निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या है, एक विमीय गति यानी कि 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, तो समझेंगे। कहता है कि यदि कोई पिंड किसी भी दिशा में एक सरल रेखा में गति करता है तो इसे एक विमीय गति कहा जाता है। इसमें वस्तु की केवल एक विमा ही परिवर्तनशील होगा, जैसे लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। मतलब ये है कि 1 डायमेंशनल मोशन जहां पर भी होगा, यहाँ पर वस्तु के केवल विमा परिवर्तित होंगे, डायमेंशन परिवर्तित होंगे, जैसा लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई के रूप में प्राप्त होगा। एक विमीय गति के दौरान पिंड की स्थिति को दर्शाने के लिए केवल एक स्थिति निर्देशांक की आवश्यकता होती है। उदाहरण स्वरूप क्या है कि सीधी सड़क पर गतिमान वाहन, एक निश्चित ऊंचाई से गिराई गई वस्तु की गति, सीधी नली में डाली गई गेंद की गति, ये सभी एक स्थिरांक होते हैं। दूसरा हमारा द्विविमीय गति यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन, जो कहता है कि जब कोई पिंड एक ऐसे तल में गति करता है जिसमें उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए 2 अक्ष के निर्देशांक यानी कि XY अथवा YZ अथवा XZ की आवश्यकता हो, उसे हम द्विविमीय गति कहते हैं, यानी कि 2 विमा जहां पर होंगे। इसमें क्या होता है कि वस्तु एक साथ 2 विमाओं में परिवर्तनशील होती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई या लंबाई एवं ऊंचाई के रूप में। उदाहरण स्वरूप क्या है द्विविमीय गति में कि तोप से दागे गए गोले की गति, आप देखे होंगे जहां से तोप छोड़ा जाएगा उससे ये क्या करेगा, डायमेंशनल वो भागेगा। नदी में नाव की गति, किक मारने के बाद हवा में फुटबॉल की गति और परवलयाकार पथ पर गति द्विविमीय गति के रूप में जाना जाता है। तीसरा है हमारा त्रिविमीय गति यानी कि 3 डायमेंशनल। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि जहां पर तीनों विमा काम करे, यानी कि जब कोई पिंड इस प्रकार से गति कर रहा हो कि समय के साथ उसकी स्थिति तीनों विमाओं में परिवर्तित हो रही हो, तो इसे हम त्रिविमीय गति कहते हैं। इसमें वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए 3 अक्ष यानी कि X, Y एवं Z के निर्देशांक की आवश्यकता होती है। उदाहरण स्वरूप क्या है, आकाश में पतंग, वायुयान, पक्षी की गति, गैसीय अणु की गति, ये सभी क्लियर। तो हम जाने ये 3 विमीय। अब आते हैं पथ के आधार पर गति के प्रकार, एक एक करके समझते चलेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो पसंद आ रही है और हमारा प्रयास ही अगर आपके लिए बेहतर है तो वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ अपने सभी ग्रुप में शेयर करेंगे और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, है ना। आइए देखिए, कहता है पथ के आधार पर गति के प्रकार। कहता है कि यह गतियों के समीकरण का सर्वाधिक सामान्य आधार है। इसके अंतर्गत गतिमान वस्तु के पथ के प्रकार तथा उसके स्थान में परिवर्तन आदि आधार पर गति के निम्नलिखित स्वरूप निर्धारित किए गए हैं। क्या क्या है, पहला स्थानांतरित गति यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन। स्थानांतरित गति के अंतर्गत क्या है, किस प्रकार की गति में गतिमान पिंड के स्थान में परिवर्तन होता है तथा उस पिंड के सभी कण एक समान वेग से गति होंगे। यानी कि गतिमान पिंड में क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे और पिंड के जितने भी कण होंगे एक समान वेग से गति करेगा। जैसे पृथ्वी की गति, ट्रेन की गति, गैसीय अणुओं की गति, ये सभी क्या है, तो स्थानांतरित गति का उदाहरण माना जाता है। अब देखिए, कहा गया है कि स्थानांतरित गति भी 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन सा होते हैं उसको जानते हैं। सबसे पहला हमारा सरल रेखीय गति यानी कि रेक्टिलाइनर, है ना, मोशन। यानी कि जब कोई कण अथवा पिंड एक सरल रेखा यानी कि सीधी मार्ग में गति करेगा तो उसे हम कहेंगे सरल रेखीय गति। उदाहरण याद रखेंगे, उदाहरण अक्सर पूछा जाता है कि ये किस गति के उदाहरण है। जैसे देखिए, हम बात किसका कर रहे हैं, सरल रेखीय गति का। कदम ताल यानी कि कदम ताल यानी कि एक चाल पर जब चलती हुई कोई सैनिक की टुकड़ी होती है तो पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर गिरती हुई वस्तु होती है, सीधी एवं समतल सड़क पर चलती हुई कार होती है। ये सभी क्या है, हमारा सरल रेखा में चलने वाला पिंड यानी कि कण यानी सरल रेखीय गति होता है। दूसरा क्या हमारा वक्रीय गति यानी कि कर्वीलाइनर मोशन, कर्वीलाइनर जिसको बोलते हैं। यानी कि जब कोई पिंड
किसी घुमावदार अथवा वक्रीय यानी कि इस तरह से जब गति करेगा तो उस गति को हम वक्रीय गति कहते हैं। और इस पिंड गति में पिंड की दिशा में परिवर्तन के साथ वेग भी परिवर्तन होता है। यानी कि वक्रीय गति में जैसे देखिए अब यहाँ से हम चलना शुरू किए है ना, यहाँ से चलेंगे तो देखिए दिशा भी बदलता जा रहा है और इसका वेग जब राउंड चलेगा तो कहीं ना कहीं ज़्यादा कहीं ना कहीं कॉर्नर पे कम होता है। तो इसलिए कहा गया कि वक्रीय गति की दिशा और वेग दोनों बदलता है। उदाहरण स्वरूप क्या है कि घुमावदार सड़क पर मुड़ती हुई कार, खिलाड़ी द्वारा बास्केटबॉल को बास्केट में डालना, डॉल्फिन द्वारा समुद्र में गोता लगाना, ये सभी वक्रीय गति है। तीसरा है हमारा वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन। यानी कि जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाएगा। वहां पर वक्रीय भी आपका सेम है और यहाँ पर वृत्तीय भी देखने में सेम है, लेकिन क्या कहा कि यह वृत्तीय गति पर काम करेगा और इस दौरान गतिमान पिंड किसी भी समय पर अपने पथ के केंद्र के समान दूरी पर होता है, क्योंकि वह उस पथ पर क्या है, वृत्ताकार पथ की परिधि पर काम करेगा। यानी कि जितना चलेगा वो पूरी की पूरी गोल रहेगा, केंद्र के साथ वो हमेशा समान दूरी बनाएगा। उदाहरण क्या है कि वृत्ताकार पथ पर धावा की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति तथा एक निश्चित ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए कृत्रिम उपग्रह, ये सभी हमारा वृत्तीय गति के उदाहरण है। जैसा कि आपने अगर सौर मंडल देखा होगा तो जो सूर्य है, सूर्य को केंद्र मानते हुए जितने भी ग्रह होते हैं वो उसी का चक्कर एक निश्चित दिशा में और एक निश्चित दूरी पर अपना चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर। आगे देखिए क्या कहा है कि एक समान वृत्तीय गति तथा असमान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कहता है कि वह वृत्तीय गति जिसमें गतिमान पिंड की गति एक समान हो अर्थात अपरिवर्तित रहे। यानी कि अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो वो 5 किलोमीटर ही हमेशा रहेगा, तो उसे हम यूनिफॉर्म यानी कि एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। इसी के विपरीत कहता है कि यदि वृत्तीय गति के दौरान पिंड की गति में परिवर्तन यानी कि कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 5, इस तरह से जब हम गति करेंगे तो वह कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि असमान वृत्तीय गति। क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा, आगे देखेंगे। ये आपका वृत्तीय गति उदाहरण स्वरूप दर्शाए गए हैं, है ना। कहता है कि त्वरण का मान नियत होता है परंतु उसकी दिशा लगातार परिवर्तित होते हैं। किस में कह रहा है, वृत्तीय गति में, कि त्वरण का मान अक्सर नियत रहेगा परंतु उसकी दिशा लगातार परिवर्तित होती है। पॉइंट है और इम्पोर्टेंट, वेग तथा त्वरण की दिशा परस्पर एक दूसरे पर लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होता है। दोनों पॉइंट याद रखेंगे। अगला है हमारा अनियमित गति यानी कि रैंडम मोशन। यानी कि रैंडम वैसा हो गया, यानी कि आप कह सकते कहीं भी कभी भी किधर भी ये मुड़ जाना, इसको कहते हैं रैंडम मोशन। यानी कि जब कोई पिंड किसी अनिर्धारित पथ पर अनिश्चित दिशा में अव्यवस्थित गति करता है तो उसे हम अनियमित मोशन कहते हैं। अनियमित गति को ही हम जिगजैग कहते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे कहीं भी कभी भी कैसे भी चल दे, या उसे हम ब्राउनियन गति कहते हैं। तो ध्यान रखना है, जिगजैग मोशन या ब्राउनियन मोशन रैंडम मोशन के ही रूप में जाना जाता है। उदाहरण स्वरूप क्या है कि आकाश में पक्षियों की गति, पक्षी देखते हैं वो हमेशा इधर उधर घूमते घूमते, गैसीय अणु की गति, चींटी की गति, धूल कणों की गति, ये सभी क्या है हमारा रैंडम गति के अंतर्गत आता है। अब दूसरा हमारा आता है घूर्णन गति यानी कि रोटरी मोशन। रोटरी मोशन क्या कहता है कि जब कोई पिंड अपने अक्ष के चारों ओर गति करता है, कोई भी पिंड अपने अक्ष के चारों ओर जब गति करेगा तो उस पिंड की गति घूर्णन गति कहलाती है। पहला तो कि याद रखेंगे। घूर्णन एवं वृत्तीय गति में लगभग एक जैसी गति प्राप्त होती है। ध्यान देंगे, घूर्णन गति और वृत्तीय गति में कैसी होगी, गति एक समान प्रतीत होगा, परंतु दोनों में एक मुख्य अंतर यह है कि वृत्तीय गति में पिंड का अक्ष यानी कि केंद्र पिंड से पृथक स्थित होता है यानी कि अलग, जबकि घूर्णन गति में पिंड का अक्ष पिंड के अंदर स्थित होता है।
हमने जाना था कि वृत्तीय गति में सौर मंडल का केंद्र यहाँ पर है, तो ये ऐसा रैंडम चल रहा था। जबकि घूर्णन गति क्या होगा कि इसका केंद्र ये होगा और इसके चारों ओर घूमेगा, इसको बोलेंगे हम घूर्णन गति। कहता है जैसे वाहनों के पहियों तथा स्टीयरिंग व्हील की गति, पृथ्वी का घूर्णन, हेलीकॉप्टर के ऊपर लगे पंखे की गति, लट्टू की गति, ये सभी हमारा घूर्णन गति के उदाहरण माने जाते हैं। तो ध्यान रख लेना है, जैसे आपके छत की जो पंखा यानी कि घर में जो पंखा लगे रहते हैं, ये हमारा घूर्णन गति, एक मेन केंद्र होता है, उस केंद्र के चारों ओर हमारा जो पंखा है वो घूमता रहता है। आइए तीसरा हमारा दोलन अथवा कंपन गति यानी कि ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। कहता है कि जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति यानी कि मेन पोजीशन के आगे पीछे अथवा ऊपर नीचे यानी कि लेफ्ट राइट यानी कि टू एंड फ्रो या फिर अप एंड डाउन गति करता है, तो इसे हम उस गति की दोलन अथवा कंपन गति कहते हैं। जैसे आपको पता होगा पेंडुलम वाली जो घड़ी देखे होंगे, जो एक केंद्र से लगा हुआ, ऐसा ये गति करता है ना। तो कहता है कि घड़ी के पेंडुलम की गति एक सिरे पर स्थिर तथा दूसरे सिरे को खींचकर छोड़े गए स्प्रिंग की गति, सितार बजाते समय उसके तार द्वारा की गई गति, झूले की गति, ये सभी कैसा गति है, तो यह सभी हमारा दोलन अथवा कंपन गति के अंतर्गत जाना जाता है। चौथा है हमारा प्रक्षेप गति। क्या है प्रक्षेप गति? क्या कहता है प्रोजेक्टाइल मोशन, कि प्रोजेक्टाइल पृथ्वी से आकाश की ओर प्रक्षेपित की गई यानी कि फेंकी गई ऐसी वस्तु जिस पर प्रमुख रूप से गुरुत्व बल ही कार्यरत हो, ग्रेविटी फोर्स ही काम कर रहा हो, प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। यद्यपि प्रक्षेप पर अन्य बल भी कार्यरत हो सकते हैं, परंतु गुरुत्व की तुलना में उनका प्रभाव नगण्य यानी कि जीरो होगा। यानी कि जब हम किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे गुरुत्व बल के अनुरूप, तो वह हमारा मोशन क्या कहलाएगा, प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जाना जाएगा। प्रक्षेप गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है कि जब किसी पिंड को आकाश में तिर्यक रूप से अर्थात पृथ्वी की सतह के समीप फेंका जाता है, तो यह पिंड पृथ्वी के गुरुत्व के प्रभाव में एक वक्रीय पथ में गति करता है और प्रक्षेप द्वारा अनुसरण किया गया पथ प्रक्षेप वक्र यानी कि ट्राजेक्ट्री तथा उसकी गति प्रक्षेप गति कहलाता है ना। प्रक्षेप गति में प्रक्षेप द्वारा एक साथ तथा स्वतंत्र रूप से दो सरल रेखा गति की जाती है, जैसा एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर दिया जाता है। कहता है कि प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्टाइल एक्स अक्ष पर एक समान वेग से क्षैतिज गति करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। तो ध्यान रखेंगे एक्स अक्ष जो होगा उस पर एक समान वेग से क्षैतिज गति करेगा, जबकि वाई अक्ष पर क्या है कि प्रक्षेप वाई अक्ष पर एक समान त्वरण से ऊर्ध्वाधर गति करते हुए नीचे की ओर आता है। ये आपका पॉइंट दे रखा है, ये देख सकते हैं आप प्रक्षेप गति क्या है। यानी कि आपने यहाँ से कोई भी पिंड फेंका, ये एक अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, वहाँ पर कुछ सेकेंड के लिए स्थिर होगा, पुनः वो अपने उसी अवस्था में नीचे की ओर आ जाता है। तो ये जो है हमारा ये कहलाता है प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई, और जहाँ से हम फेंके जहाँ तक जो वो गया ये हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो ये ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ रही होगी सारी बात। फिर भी अगर कभी भी कोई इसी प्रकार की परेशानी होता है इन सभी पॉइंट को लेकर के, तब आप हमें कमेंट करेंगे या फिर आप देखेंगे आपको नीचे में टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से ज्वाइन करके हमें डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं। आइए देखिए, कहता है प्रक्षेप बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि वह बिंदु जहां से प्रक्षेप यानी कि फेंकी गई वस्तु की गति प्रारंभ होती है उसका प्रक्षेप बिंदु कहलाता है। जहां से हम फेंकेंगे वहां पर, ठीक है, यानी कि यहां से फेंके तो यहां से, है ना, संलग्न आरेख में जीरो जो ओ को दर्शाया गया था वो था। उड्डयन काल यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, ये क्या होता है, कहता है कि प्रक्षेप द्वारा प्रक्षेप बिंदु से यानी कि जहां से हम फेंकने का प्रयास करेंगे महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने तथा वहां से पुनः पृथ्वी तक पहुंचने में कुल लगा
समय प्रक्षेप का उड्डयन काल कहलाता है। यहाँ से फेंके, यहाँ पहुँचा, यहाँ से फिर रिटर्न आ गया, ये हमारा क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। इसकी गणना हम किस प्रकार से करते हैं, फॉर्मूला याद रखेंगे कि किसी भी वस्तु की उड्डयन काल निकालने के लिए t बराबर 2u sin थीटा बाई जी। जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है, यानी कि जो गुरुत्व के रूप में काम करेगा। कहता है प्रक्षेप गति के दौरान प्रक्षेप द्वारा अर्जित की गई अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई कहलाती है। वह बिंदु जिस पर प्रक्षेप अपनी महत्तम ऊंचाई प्राप्त करता है उसे प्रक्षेप पथ पर ए से दर्शाया जाता है और प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई को मीटर में व्यक्त किया जाता है। ध्यान रखेंगे, प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई को हम मीटर में व्यक्त करेंगे और ये होता है एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब आता है हमारा क्षैतिज परास अथवा परास यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज, या डायरेक्ट हम कहेंगे उसको रेंज। कहता है प्रक्षेप द्वारा प्रक्षेप गति के दौरान अपने प्रारंभिक बिंदु से, यानी कि जहां से हम शुरू करेंगे, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की गई कुल क्षैतिज दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी होगी, ये क्या कहलाता है, परास या रेंज के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या कहता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, डायरेक्ट पूछता, यदि किसी पिंड को पृथ्वी के तल से 45 डिग्री के प्रक्षेप कोण यानी कि थीटा पर फेंका जाए तो वह पिंड अधिकतम संभव परास प्राप्त करेगा। यानी कि अगर आप किसी भी पत्थर को आप जहां से फेंक रहे हैं वो अगर 45 डिग्री का एंगल बना के जाएगा तो आप अन्य किसी भी डिग्री यानी कि कोण की अपेक्षा 45 डिग्री में ज़्यादा दूरी प्राप्त करेंगे। वही कहता है यहाँ पर परास की गणना के लिए r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जहाँ पर आप थीटा 45 डिग्री को मान करके काम कर सकते हैं। आइए अब हमारा अगला गति है पुनरावृत्ति, यानी कि जो रिपीट होता है उसमें क्या है, हमारा पहला है आवर्ती गति यानी कि पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है ये जानते हैं। कहता है कि जब किसी गतिमान पिंड द्वारा एक ही स्थान से एक निश्चित समयांतराल में, ध्यान से समझेंगे, कोई भी गतिमान पिंड एक ही पथ में एक निश्चित समय के अंतराल में अपनी गति की पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन करता हो तो इसे हम कहते हैं आवर्त गति। आवर्त गति करने वाले पिंड द्वारा अपने पथ पर स्थित किसी बिंदु से प्रारंभ होकर पुनः उसी बिंदु तक पहुंचने में लगा ही समय क्या कहलाता है, समय अंतराल अथवा आवर्तकाल कहलाता है। यानी कि जैसे आपको यहाँ उदाहरण देखिए समझ में आएगा। क्या है, घड़ी के विभिन्न सुइयों द्वारा की जाने वाली गति आवर्ती गति का सर्वाधिक सामान्य उदाहरण। घड़ी को आपने देखा होगा, इस तरह से कोई सुई है वो ऐसे क्लॉकवाइज चलते चलते पुनः उसी अवस्था में आता है, फिर से वो चलता है पुनः उसी अवस्था में आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति कहते हैं, यानी कि आवर्ती गति कहते हैं। 1 सेकेंड में वाली जो सुई है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड में, मिनट वाली सुई 1 घंटे में, यानी कि अपना रिपीटेशन करता रहता है। आइए दूसरा क्या दिया है कि पृथ्वी की घूर्णन गति तथा सूर्य के चारों ओर की जाने वाली परिभ्रमण गति दोनों ही आवर्ती गति है। डायरेक्ट ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि घूर्णन गति और परिभ्रमण गति कैसी गतियां हैं, तो आवर्ती गति के रूप में जाना जाता है। जहां पर आपको पता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति कितना होता है, आवर्तकाल 24 घंटे होते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति का आवर्तकाल 24 घंटे का होता है, जबकि परिक्रमण गति का आवर्तकाल कितना होता है, 1 वर्ष यानी कि लगभग 365 दिन का। ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखा करेंगे कि ये चीज़ क्या कि पृथ्वी की घूर्णन गति का आवर्तकाल 24 घंटा, जबकि परिक्रमण गति का आवर्तकाल कितना होता है, 1 वर्ष। ये पूछता है कि घूर्णन गति और परिक्रमण गति किसको कहते हैं, तो जो 24 घंटा में पूरा कर ले यानी कि दिन रात जो करवाता है वह हमारा परिक्रमण गति कहलाता है, सॉरी घूर्णन गति कहलाता है, जबकि जो हमारा मौसम परिवर्तन होता है या फिर साल परिवर्तन जो होता है वो परिक्रमण कहलाता है। आइए दूसरा क्या है, सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि जब कोई पिंड एक सरल रेखा में आगे पीछे गति करता है
तो इस गति को हम सरल आवर्त गति कहा जाता है, और घड़ी के लोलक द्वारा की जाने वाली दोलन गति सरल आवर्त गति का उदाहरण है। यानी कि क्या कहता है कि आगे पीछे गति, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से जो काम कर रहा है वो। आगे देखेंगे क्या कहता है कि सरल आवर्त गति से संबंधित कुछ संकल्पना है, यानी कि कॉन्सेप्ट है। पहला है साम्यावस्था अथवा माध्य स्थिति, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ मीन पोजीशन, यानी कि जब कोई कण अथवा पिंड किसी बाह्य बल, इसका आगे है यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या कहा कि जब कोई कण अथवा पिंड किसी बाह्य बल के प्रभाव से मुक्त होता है और अपनी सामान्य अवस्था में होता है, तो यह स्थिति उसकी साम्यावस्था अथवा माध्य स्थिति कहलाता है। यानी कि कोई पिंड जो है अपने प्रभाव से जब मुक्त रहेगा तो वो सामान्य अवस्था में जब आ जाएगा तो उसका पिंड का क्या कहलाएगा, साम्य अवस्था कहलाता है। अगला हमारा आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड। कहता है किसी कण अथवा पिंड द्वारा अपना एक दोलन पूर्ण करने में लगने वाला समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। एक दोलन पूरा करने में जो समय लेगा वो उसका क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाता है। सरल आवर्त गति में आवर्तकाल वह न्यूनतम समय है जिसके बाद गतिमान कण अथवा पिंड अपनी गति की पुनरावृत्ति कर सकता है। यानी कि आवर्त गति सरल आवर्त गति का सबसे न्यूनतम समय होता है। आगे है हमारा आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोई समय एक सेकंड में किसी कण अथवा पिंड द्वारा किए जाने वाले दोलन की संख्या सरल आवर्त गति की आवृत्ति कहलाता है। यानी कि इकाई समय में एक सेकंड में अगर कोई पिंड अपनी दोलन की संख्या जो है सरल आवर्त गति में कर दे तो वही क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। और आवृत्ति का मात्रक आपको पता होना चाहिए, हर्ट्ज होता है जिसे हम चक्रण प्रति सेकेंड यानी कि आरपीएस से भी हर्ट्ज को व्यक्त करते हैं, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। क्लियर, तो हर्ट्ज को हम चक्रण प्रति सेकेंड से भी व्यक्त करेंगे। अगला हमारा कला यानी कि फेज। कहता है सरल आवर्त गति के दौरान किसी निश्चित समय पर कण अथवा पिंड के विस्थापन का परिमाण तथा उसकी दिशा कण की कला को प्रदर्शित करेगा। मतलब ये जब भी कोई पिंड सरल आवर्त गति में होगा, एक निश्चित समय होगा और विस्थापन जो है उसका परिमाण और दिशा दोनों पर को दिखाएगा तो फेज कहलाता है। गति प्रारंभ करने के पहले कण की प्रारंभिक कला को इपॉक कहते हैं। देखिए ध्यान देंगे, गति प्रारंभ करने के पहले कण की जो इनिशियल फेज होता है यानी कि जहां पर हम शुरू ही करने वाले हैं उसे हम क्या कहते हैं, इपॉक कहते हैं। इपॉक ध्यान रखेंगे, बढ़िया शब्द है। आइए देखिए अब यहाँ पर दिया गया है आवर्त गति एवं सरल आवर्त गति में अंतर हमने जूम आउट कर दिया है, आप ध्यान से सुनेंगे और देख भी लेंगे अगर दिखे तो। देखिए आवर्त गति में डिफरेंस और सरल आवर्त गति में क्या डिफरेंस है। आवर्त गति कहता है कि आवर्त गति में पिंड का विस्थापन पुनर्स्थापना बल यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स की दिशा में भी हो सकता है और इसके भिन्न दिशा में भी, जबकि सरल आवर्त गति क्या कहता है कि सरल आवर्त गति में पिंड का विस्थापन सदैव पुनर्स्थापना यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स के विपरीत होगा, है ना। आवर्त गति जिसमें विस्थापन हमेशा पुनर्स्थापन बल के दिशा में भी होगा या फिर उसके विपरीत भी होगा, जबकि सरल आवर्त गति में हमेशा पुनर्स्थापना विपरीत गति के ओर होगा। दूसरा क्या कहता है कि आवर्त गति दोलनी भी हो सकती है और नहीं भी, यानी कि ये डोल भी सकता है नहीं भी, जबकि सरल आवर्त गति हमेशा दोलनी होता है। उदाहरण स्वरूप क्या है कि घड़ी की सुइयों तथा वाहन की गति आवर्त गति में, जबकि सरल आवर्त गति में घड़ी की लोलक तथा स्प्रिंग की गति। अब आगे में क्या दिया है, कोणीय वेग विस्थापन और कोणीय वेग में अंतर देखिएगा, समझिएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कहता है कि जब कोई पिंड घूर्णन गति या वृत्तीय गति करता है तो पिंड की त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हो गया, ठीक, और ये जब हम एक निकालते हैं तो हमारा त्रिज्या होता है, मैथ में आपने पढ़ा होगा। तो कहता है कि पिंड की त्रिज्या के अनुदिश
केंद्र या घूर्णन अक्ष पर बनाया गया जो कोण होगा, मान लीजिए ये इस तरह से एक कोण बना रहा है, तो वही विस्थापन क्या कहलाएगा, ये और ये के बीच में जो विस्थापन होगा वो उसका कोणीय विस्थापन कहलाता है। और कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है तथा इसका मात्रक रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन जो कि एक सदिश राशि है, हम लोग राशि पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे क्या, पहले और या दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा भी है ना, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि हमारा कोणीय विस्थापन है और कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। जबकि दूसरा है हमारा कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या कहता है कि वस्तु में समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का कोणीय वेग कहेंगे, जिसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और कोणीय वेग कोणीय विस्थापन के ही समक्ष सदिश राशि होता है और इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। जबकि कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन और कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि प्रति सेकंड ये अपना क्या है, परिवर्तन कर रहा होता है। आइए आगे देखते हैं न्यूटन के गति नियम। ये क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है कि 1686 ईस्वी में आपको पता होगा कि ब्रिटिश वैज्ञानिक हुआ करते थे आइजैक न्यूटन। इन्होंने अपनी पुस्तक फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ध्यान देंगे, फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत। अक्सर हम लोग प्रिंसिपिया को याद रखते हैं जो कि आइजैक न्यूटन की ही पुस्तक है। इसका पूरा नाम क्या है, फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत। में बाह्य बलों के प्रभाव में पिंडों की गति के संबंध में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण नियम दिया और कहा गया कि न्यूटन के गति नियम किसी पिंड पर लगने वाले बल और उनके प्रभाव से उस पिंड पर उत्पन्न गति के मध्य संबंध दर्शाता है। यानी कि जो न्यूटन के गति नियम है वो किसी पिंड पर जो बल हम लगाएंगे और उससे जो गति उत्पन्न होगा उसके बीच के संबंध रिलेशन को बताता है। ठीक, उसके गति नियम को देखिए, यहाँ पर संक्षेप वर्णन दिया गया है। सबसे पहले देखेंगे न्यूटन का प्रथम गति नियम, जिससे कि डायरेक्ट एक प्रश्न पूछता है कि जड़त्व का नियम किससे प्राप्त होता है। तो न्यूटन के गति का पहला नियम ही हमें जड़त्व का नियम देता है। राइट, तो देखिए क्या कहता है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार सभी वस्तुएं अपनी यथास्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती है, अर्थात अपनी स्थिति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। इसका अर्थ यह है कि जब तक वस्तुओं पर पर्याप्त बल न लगाया जाए तब तक गतिमान वस्तु गति की अवस्था में तथा स्थिर वस्तु विराम की अवस्था में बनी रहती है। और इस प्रकार वस्तु अपनी स्थिति को लेकर जड़ता प्रदर्शित करता है। इसलिए ही हम न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्लियर? आइए क्या कहता है, दैनिक जीवन में जड़त्व के कुछ उदाहरण दिए गए। आपको पता भी होगा कि बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिरने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर जड़त्व मौजूद होता है। यानी कि कारण क्या है कि बस के अचानक चलने पर यात्री के शरीर का निचला भाग बस के संपर्क में होने के कारण तुरंत गति में आ जाता है, जबकि उसके शरीर का ऊपरी भाग जो होता है जड़त्व के कारण स्थिर रहता है ना। इस प्रकार शरीर का ऊपरी भाग निचले भाग से पीछे रह जाता है और यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। दूसरा है, पेड़ की शाखा को हिलाने पर उससे फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। कारण क्या है कि पेड़ की शाखा को हिलाने पर शाखा गतिमान हो जाती है, जबकि फल जड़त्व के कारण अपने स्थान पर स्थिर रहने का प्रयास करता है। परिणाम स्वरूप वो शाखा से अलग होकर गिर जाते हैं। यानी कि जब आप पेड़ से आम तोड़ते हैं तो ये नहीं कि पेड़ का आम गिरा, ठीक है, आपकी शाखा हिलाने के कारण शाखा गतिमान हुई, फल तो अपने जगह पर, आम जो है अपने जगह पर स्थिर ही था, जड़त्व ही था, मगर वो हिलने के कारण उसका गति जो है वो मिला और वो नीचे की ओर टपक गया और आप अपना लार टपका करके आम को खा गए। आइए देखिए क्या कहता है कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम, है ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कहता है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है।
तथा इस दर की दिशा पिंड पर आरोपित बल के अनुदिश होता है। क्या है? पिंड के संवेग परिवर्तन की दर यानी कि पिंड पर आरोपित बल F बराबर m में, खास करके याद रखेंगे ये इस चीज को, है ना। आइए देखते हैं संवेग मोमेंटम। मोमेंटम क्या है कि किसी पिंड के वेग और द्रव्यमान का गुणनफल, ये खास करके याद रखेंगे, उसे ही हम संवेग कहते हैं। किसी भी पिंड का वेग और द्रव्यमान, उसको संवेग कहते हैं। सदिश राशि होगा, p से इसे व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक kg मीटर पर सेकेंड। संवेग का मात्रक kg मीटर पर सेकेंड होता है। यदि दो पिंड m1 एवं m2 का वेग एक समान हो तो भारी पिंड का संवेग क्या हो जाएगा? ये याद रखेंगे फॉर्मूला, m इंटू v, p बराबर mv होता है, जहां पर पिंड का संवेग सबसे अधिक होगा। द्वितीय गति के उदाहरण देखेंगे क्या कहता है। कहता है पहला कि गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेते हैं। कारण क्या है कि तेज गति से आती हुई गेंद का संवेग अधिक होता है, इसलिए उसे रोकने के लिए संवेग को शून्य तक कम करना होता है। गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे की ओर खींचने के कारण खिलाड़ी को संवेग शून्य करने के लिए अधिक समय मिल जाता है और उसे चोट नहीं लगती है। दूसरा है वाहनों में यात्रियों को झटका से बचाने के लिए शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं, यह भी होगा। अगला है और है इसमें कारण क्या है शॉक एब्जॉर्बर लगाने का, तो कहा जाता है कि वाहनों में लगे शॉक एब्जॉर्बर गति के दौरान लगने वाले झटकों से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को अवशोषित करके ऊर्जा के किसी अन्य स्वरूप यानी कि सामान्यतः ऊष्मा में परिवर्तित कर देता है और झटकों की तीव्रता को कम कर देता है। अगला हमारा न्यूटन का तृतीय गति नियम, जो कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया के प्रतिक्रिया होती है, जो कि आपको पता है। अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल आरोपित करती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतनी ही विपरीत दिशा में आरोपित करती है। और न्यूटन के तीसरे गति नियम को ही हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी कि एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। उदाहरण क्या है इसका? पहला है बंदूक से गोली छूटते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है। कारण क्यों होता है? क्योंकि गोली जितने बल से आगे की ओर गतिशील होती है, वह उतना ही बल बंदूक पर प्रतिक्रिया स्वरूप पीछे की ओर आरोपित करती है, जो व्यक्ति को बंदूक के झटके के रूप में अनुभव होता है। अगला है चप्पू चलाने पर नाव आगे बढ़ती है। कारण क्या है? नाव चलाते समय जितना बल व्यक्ति द्वारा चप्पू के माध्यम से जल पर लगाया जाता है, उतना ही बल जल द्वारा नाव पर विपरीत दिशा में लगाया जाता है और नाव जल में आगे बढ़ती है। तीसरा हमारा रॉकेट एवं वायुयान की गति। कारण क्या होता है कि वायुयान अथवा रॉकेट इंजन द्वारा पीछे की ओर गैसों का उत्सर्जन करने पर उन गैसों द्वारा ही वायुयान पर आगे की ओर प्रतिक्रिया बल अर्थात धक्का लगता है, जिससे वायुयान आगे की ओर गति करता है। अब आगे देखते हैं हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी तथा विस्थापन क्या होता है। कहते हैं कि गतिमान वस्तु द्वारा एक विशिष्ट समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाती है। मतलब कि एक निश्चित समय अंतराल में किए गए मार्ग में जो परिवर्तन होगा वो दूरी कहलाएगा, और दूरी ये क्या है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। वही कहता है कि गतिमान वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तब आप अगर इस तरह से इस तरह से इस तरह से पहुँचे तो ये आपका दूरी है। जबकि आप डायरेक्ट यहाँ से उठे और यहाँ से यहाँ पहुँच गए तो ये क्या है? हमारे यहाँ से यहाँ के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा वस्तु का विस्थापन कहलाता है। और वस्तु का विस्थापन एक सदिश है, जबकि दूरी एक अदिश है ना, जो कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। चलिए आगे यहाँ पर कुछ दूरी और विस्थापन के उदाहरण दिए गए हैं, इसको समझते हैं, है ना। जैसा कि अभी हमने बताया वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी दिया गया है कि विभिन्न दिशा में, जैसे कि यहाँ से चले, मान लीजिए आपको गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है या बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है, आप को पार्क जाना था, आप ऐसे ऐसे घूमते यानी कि टाइम पास करना था ना, तो आप ऐसे ऐसे घूमते 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 यहाँ पर पहुँच गए, ठीक। तो ये आपका क्या है? दूरी है। अब आपको जल्दी मिलना है तो आप क्या करिएगा? यहाँ आपका पार्क है, यहाँ आप हैं, तो आपको क्या ज़रूरत थी? इधर जाने का। आप क्या करेंगे? डायरेक्ट
यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, ये वाला से यहाँ पहुँच जाएंगे, तो ये आपका क्या है, विस्थापन है। क्लियर समझ गए? तो आप दोनों जल्दी मिल लेंगे। आइए नोट यहाँ पर देखेंगे क्या कहता है। सबसे पहला यहाँ पर नोट में कहता है कि यदि कोई व्यक्ति या वस्तु विभिन्न दूरियां तय करने के बाद पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाए तो उस वस्तु का विस्थापन शून्य होगा। यानी कि आप मिलने गए थे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से, आप पार्क में पहुंचे और वहां से घर आ गए, तब आपका जो विस्थापन है वह शून्य हो चुका है। जबकि दूरी आपको यहाँ से यहाँ जाने में जितना समय लगा था, मान लीजिए ये 5 मिनट लगा और ये इधर से आने में भी 5 मिनट लगा, यानी कि ये 5 किलोमीटर था और ये 5 किलोमीटर था, तो 5 5 10 किलोमीटर आप चले, दूरी आपका 10 किलोमीटर हो गया, जबकि विस्थापन 0 हो गया। ठीक वही कह रहा है यहाँ पर। आइए देखिए अंतर क्या दिया है दोनों में। कह रहा है दूरी और विस्थापन। दूरी कहता है दूरी सदैव धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। दूरी में केवल परिमाण को व्यक्त करते हैं, जबकि विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों व्यक्त होता है। दूरी अदिश है जबकि विस्थापन सदिश है। दूरी का मान शून्य नहीं हो सकता, दूरी कभी भी शून्य नहीं होगा, जबकि विस्थापन का मान शून्य हो सकता है। आगे देखते हैं चाल तथा वेग यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या कहता है कि किसी निकाय द्वारा एकांक समय में चली गई कुल दूरी उस निकाय की चाल कहलाती है। एकांक समय में चाल एक अदिश राशि है। एसआई पद्धति में चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड और इसकी बीमा LT-1 होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया है, चाल और वेग। चाल बराबर दूरी बटा समय आपको पता है, और वेग बराबर विस्थापन बटा समय अंतराल होता है। कहता है कि समय के सापेक्ष किसी गतिमान पिंड के विस्थापन की दर उस पिंड का वेग कहलाएगा। वेग किसको कहेंगे, यानी कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समय के साथ कोई भी पिंड विस्थापन की दर जब ज्ञात कर लेगा तो उसे हम कहेंगे वेग। अर्थात किसी पिंड द्वारा एकांक समय यानी कि 1 सेकेंड में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी उस पिंड का वेग कहलाती है। और वेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, वेग एक सदिश राशि है। और एसआई पद्धति के अनुसार इसका भी मात्रक मीटर पर सेकेंड एवं बीमा LT-1 होता है। मीटर पर सेकेंड वेग का मात्रक होता है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आपका चाल तथा वेग में अंतर दिए गए हैं। चाल क्या कहता है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं, जबकि वेग क्या है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन जहाँ पर रहेगा वह वस्तु का वेग कहलाएगा, जबकि जो दूरी रहेगा वो चाल कहलाएगा। चाल क्या है, चाल में केवल परिमाण होता है, ये दिशा नहीं, यानी कि चाल अदिश राशि है। जबकि वेग क्या है, परिमाण के साथ साथ दिशा होता है, यानी कि सदिश राशि है। किसी वस्तु की चाल उस पर वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे अधिक भी हो सकता है, जबकि किसी वस्तु के वेग का परिमाण उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकता। आइए अब आते हैं सापेक्ष वेग यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी। कहता है जब दो या दो से अधिक पिंड गतिमान हो तो उनकी एक दूसरे के प्रति वेग की स्थिति ही सापेक्ष वेग कहलाएगा। यानी कि जब दोनों गति में हो तो एक दूसरे के प्रति जो वेग है वो सापेक्ष वेग कहलाएगा। यदि दो पिंड एक ही दिशा में गतिमान हो तो सापेक्ष वेग का मान धनात्मक, जब एक ही दिशा में हो तो धनात्मक, और जब एक दूसरे के विपरीत हो जाए तो ऋणात्मक। ध्यान रखना है। अगला हमारा त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। कहता है किसी विशिष्ट समय अंतराल में वेग परिवर्तन की दर को, एक नियत समय के अंतर पर वेग परिवर्तित होते रहेगा तो वो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। यदि समय के सापेक्ष किसी गतिमान पिंड के वेग में वृद्धि होती है तो उसे त्वरण कहा जाता है, और यदि समय के साथ तो उसका वेग में कमी हो जाए, यानी कि समय के सापेक्ष वेग में कमी को हम मंदन यानी कि रिटार्डेशन कहा जाता है। क्या कहता है कि जैसे तेज दौड़ती हुई कार के ब्रेक लगाने पर कार की गति कम हो जाना, त्वरण एक सदिश राशि है जिसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर देखेंगे त्वरण बराबर दे रखा है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, यानी कि a बराबर v माइनस यू बाई टी, जहाँ पर v आपको अंतिम वेग बताएगा, a आपका त्वरण है, u आपका प्रारंभिक वेग है और t आपका समय अंतराल है। तो a बराबर v माइनस यू बटा टी, यानी कि त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय का अंतर। गति के समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। देखिए क्या कहता है कि यदि किसी गति पिंड का त्वरण नियत हो तो उस पिंड की गति से संबंधित विभिन्न चर जैसे वेग, विस्थापन, समय तथा त्वरण के मध्य संबंध प्रदर्शित करने के लिए गति के 3 समीकरणों का प्रयोग किया जाता है जो निम्नतम है। कौन कौन सा? गति का प्रथम समीकरण यानी कि यह समीकरण वेग, समय और त्वरण माफ करेंगे वेग, समय तथा त्वरण के मध्य संबंध दर्शाएगा, जो कि प्रथम समीकरण है। ध्यान से समझेंगे। गति का पहला नियम क्या कहता है कि वेग, समय और त्वरण के बीच संबंध दर्शाएगा। जब कोई पिंड प्रारंभिक वेग से त्वरण से समय अंतराल से में अंतिम वेग प्राप्त करता है तो प्राप्त संबंध v बराबर u प्लस at याद रखेंगे। दूसरा क्या है कि जब समीकरण विस्थापन, वेग और त्वरण के मध्य संबंध दर्शाए तो क्या होता है, जब कोई पिंड प्रारंभिक वेग से समय अंतराल से दूरी तक विस्थापित होता है तो उसका क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पर भी आपका अंतिम वेग, यू आपका प्रारंभिक वेग, ए आपका त्वरण, टी आपका समय अंतराल है। अब तीसरा देखिए क्या है। तीसरा गति का समीकरण कहता है कि जहाँ पर समीकरण वेग, विस्थापन और त्वरण के बीच में संबंध दर्शाए, यानी कि जब कोई पिंड प्रारंभिक वेग से त्वरण के साथ दूरी तय करे तब अंतिम वेग प्राप्त होता है, यानी कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि अंतिम वेग v बराबर अंतिम वेग, u आपका प्रारंभिक वेग, a आपका त्वरण और s क्या है, विस्थापन है। अब है हमारा बल यानी कि फोर्स। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति, आकार या आकृति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे हम बल कहते हैं। बल क्या है? एक सदिश राशि है, याद रखेंगे, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। मात्रक इसका न्यूटन है, जिसे हम क्या कहते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। आगे यहाँ देखेंगे बल के विभिन्न रूप एवं इनके उदाहरण दिए गए हैं। धक्का यानी कि धक्का देकर दरवाजा खोलना, खिंचाव यानी कि रिक्शा चालक द्वारा रिक्शा खींचना, संपीड़न यानी कि गैसों को संपीड़ित करके उन्हें सिलेंडर में भरना, तनाव यानी कि टेंशन यानी कि रबड़ के दोनों सिरों को खींचना, वायु प्रतिरोध यानी कि एयर रेसिस्टेंस, गतिशील वाहन पर उसकी गति की दिशा के विपरीत जब लगता है उसे हम वायु प्रतिरोध कहते हैं, और घर्षण यानी कि वाहन एवं व्यक्ति का सड़क पर चलना घर्षण के कारण ही होता है। आगे हमारा बल के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फोर्स। कहता है बलों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक संपर्क बल और दूसरा गैर संपर्क बल, और इसका संक्षिप्त उदाहरण नीचे दिया गया है। संपर्क बल यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है कि ऐसे बल जो संबंधित निकाय पर प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली अथवा किसी माध्यम से अथवा किसी अन्य माध्यम से परोक्ष रूप से आरोपित होते हैं, संपर्क बल कहलाते हैं। और संपर्क बल के उदाहरण कौन कौन से हैं, पहले समझ लीजिए क्या कि संपर्क बल किसको कह रहा था कि जो प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली या किसी माध्यम से अथवा किसी अन्य माध्यम से डायरेक्टली जब वो आरोपित हो जाएगा तो वो क्या कहलाता है, संपर्क बल के रूप में कहलाता है, कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। जैसे देखिए पहला है अप्लाइड फोर्स यानी कि आरोपित बल, यानी कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु पर, यानी कि आप हैं, आप किसी पर जो अपना बल लगाए वो क्या कहलाता है, आरोपित बल कहलाता है। उदाहरण स्वरूप क्या है कि किसी व्यक्ति द्वारा मेज को धक्का देकर उसका किसी अन्य स्थान पर परिवर्तित करना अप्लाइड फोर्स होता है। दूसरा है लंबवत फोर्स यानी कि नॉर्मल फोर्स, यानी किसी स्थिर वस्तु द्वारा अपने संपर्क में स्थित वस्तु पर लंबवत लगाया गया सहायक बल जो उस वस्तु को स्थिरता प्रदान करे, लंबवत कहलाता है। यानी मेज पर रखी पुस्तक पर मेज की सतह द्वारा पुस्तक के भार को सहारा देने वाला बल वो लंबवत बल का उदाहरण है। तीसरा हमारा घर्षण यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि किसी सतह द्वारा आरोपित वह बल जो अन्य उस सतह पर गतिमान वस्तु अथवा व्यक्ति की गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। उदाहरण क्या था, गतिमान कार पर सड़क द्वारा लगाया गया बल।
तनाव बल यानी टेंशन फोर्स, तार, रस्सी, केबल, धागा आदि को जब एक दूसरे से आप खींचेंगे, एक दूसरे के विपरीत सिरों से खींचने पर उसमें लगने वाला बल। पांचवा है स्प्रिंग बल यानी कि स्प्रिंग फोर्स, यानी कि किसी संपीड़ित यानी कि कंप्रेस्ड अथवा खींची हुई स्प्रिंग द्वारा उससे जुड़ी हुई वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्प्रिंग बल कहलाता है। क्लियर। अब आगे आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि गैर संपर्क बल। ऐसे बल जो एक पिंड के द्वारा किसी अन्य पिंड के प्रत्यक्ष संपर्क में न आए बिना उस पर आरोपित किए जाते हैं गैर संपर्क बल कहलाते हैं। मतलब ये कि आपको वन साइड लव जो होता है ना, ये वही है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, वन साइड लव, यानी कि आपको किसी से प्यार है मगर एक ही साइड, इसको आपको बोलने की हिम्मत नहीं है कि सैंडल उठा के मारेगी, है ना, या फिर आप इसको बोलने गए, ये क्या पता वो बोलेगा तट तुमसे कोई ही नहीं, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। यानी कि वन साइडेड लव ही हमारा क्या है, गैर संपर्क फोर्स है। पहला देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि यह एक आकर्षण बल है ना, आकर्षण अट्रैक्ट करेगा, जो द्रव्यमान युक्त सभी पिंडों के मध्य कार्य करता है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सौरमंडल के सभी ग्रह निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बढ़िया लाइन है और एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी से ऊपर उछाली गई सभी वस्तुएं एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद पुनः नीचे आ जाता है। अच्छा, आप हमें एक कमेंट में बताएंगे कि पृथ्वी का एक पलायन वेग होता है, ये कितना है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर आप देख रहे हैं तो और जानते हैं तो जरूर बताएंगे। ठीक है। दूसरा है स्थिर विद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि जब दो आवेश वाला यानी कि चार्जेबल बॉडीज होगा उसके बीच में लगने वाला बल ही स्थिर विद्युत बल कहलाता है। उदाहरण स्वरूप क्या, कंघे को कपड़े पर रगड़ने के बाद कागज के सूक्ष्म टुकड़ों के समीप ले जाने पर कागज के टुकड़े कंघे की ओर आकर्षित होते हैं, ये क्या है, स्थिर विद्युत बल है। तीसरा है हमारा चुंबकीय बल, यानी कि विद्युत आवेशित कणों यानी अथवा पिंड के मध्य कार्यरत आकर्षण यानी कि और प्रतिकर्षण, यानी कि जब गुरुत्वाकर्षण था उसमें सिर्फ आकर्षण था, जबकि चुंबकीय बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होगा तो उसे हम कहेंगे चुंबकीय बल। समान आवेश वाले कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित जबकि विपरीत आवेश वाले कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उदाहरण स्वरूप दो चुंबकों के समान सिरों का एक दूसरे से दूर हटाना एवं विपरीत सिरों का एक दूसरे के पास आना, यानी कि लड़का को लड़का से प्यार नहीं, लड़की को लड़की को प्यार नहीं, ये दोनों जब एक दूसरे से परिवर्तन कर ले तो वो क्या है, चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक फोर्स के रूप में जाना जाएगा। अब है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल, यानी कि वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर कार्यरत विभिन्न बलों में एक बल की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। यानी कि दिशा क्या होगा, जैसे आप ये देख सकते हैं, हमेशा ये दिशा देखिए एक ही ओर है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, सदैव केंद्र की ओर होती है, तो उसे हम अभिकेंद्रीय यानी कि केंद्र की ओर का कहते हैं। और इस बल के अभाव में वृत्तीय गति संभव नहीं है। अगर अभिकेंद्रीय बल नहीं होगा तो वृत्तीय गति नहीं होगा। वृत्तीय गति पर गतिशील पिंड पर एक अभिकेंद्रीय त्वरण v²/r उत्पन्न होता है जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, यानी कि F = ma = mv²/r। अभिकेंद्रीय बल के अनुप्रयोग देखेंगे क्या है कि ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में जैसे ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण अभिकेंद्रीय बल ही प्रभावी होता है। याद रखेंगे, ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में अभिकेंद्रीय बल काम करता है। किसी डोरी के एक सिरे पर पत्थर का टुकड़ा बांधकर वृत्तीय गति में घुमाने पर डोरी के अंदर की ओर जो एक तनाव उत्पन्न होता है वो वृत्तीय गति समाप्त होने पर या डोरी छोड़ते ही पत्थर सरल रेखीय गति करता है। मतलब ये कि मान लीजिए आप ये हैं, ठीक, आपने एक बड़ा सा पत्थर बांधा और इसको घुमाना शुरू किया, तो ये जिस तरह से अभी घूम रहा है ये आपका भी केंद्रीय बल के कारण ही घूम रहा है। जैसे ही ये रस्सी टूटा ये आगे की ओर बढ़ जाएगा। ठीक, आइए अगला है एग्जाम्पल है कि कार या बस द्वारा वक्रीय पथ पर मुड़ते समय आवश्यक अभिकेंद्रीय बल
टायर एवं सड़क की सतह से उत्पन्न घर्षण बल से प्राप्त होता है। अगला हमारा अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्या है कि वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया में उसके विपरीत दिशा में, ठीक है, उसके विपरीत दिशा में एक बल केंद्र के बाहर काम करता है यानी कि कार्यरत होता है। यह एक प्रकार का आभासी बल होता है, इसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। यानी कि अपकेंद्रीय बल आभासी बल है, जैसे कि वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन, ये सभी अपकेंद्रीय बल है। याद रखेंगे, उदाहरण याद रखेंगे, ठीक है। वॉशिंग मशीन और दूध से निकालने वाला मशीन अपकेंद्रीय बल है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल। अगला है टॉर्क यानी कि बल्ला घूर्ण। वह बल जो किसी पिंड में घूर्णन यानी कि रोटेशन और ट्विस्टिंग उत्पन्न करता है बल्ला घूर्ण कहलाता है। बल्ला घूर्ण जिस बिंदु पर कार्य करता है उससे उस पिंड का अक्ष कहा जाता है तथा पिंड उसी अक्ष पर घूर्णन करता है। बल्ला घूर्ण को टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। बल्ला घूर्ण टाउ पिंड पर लगाए गए बल के परिमाण यानी कि एफ तथा घूर्णन अक्ष पर से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी आई के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात मात्रक न्यूटन मीटर है, यानी कि टॉर्क बराबर एफ इंटू आई। अगला है पिंड के अक्ष से अधिक दूरी पर बल लगाने से यह अधिक प्रभावी होता है। उदाहरण स्वरूप है पेचकस यानी कि स्क्रू ड्राइवर के द्वारा पेच घुमाना, दरवाजे के हत्थे कब्जे से दूर लगाना, गन्ना पेरने की मशीन में बैलों के केंद्र से दूर बांधकर घुमाना, ये सभी किसका उदाहरण है? तो हमारा उदाहरण है टॉर्क का। अब आते हैं कपल। कपल आप समझ रहे हैं, बल युग्म, यानी कि जब किसी पिंड पर विपरीत दिशाओं में दो बराबर बल तथा समांतर बल इस प्रकार कार्य करते हैं कि उनकी क्रियाएं रेखा जो है भिन्न हो तो उन बलों को बल युग्म कहते हैं। यानी कि काम उन दोनों का रेखा जो है वो भिन्न भिन्न हो तो उसे हम बल युग्म कहते हैं। बल युग्म का परिणामी हमेशा शून्य होता है, जिसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल्ला घूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर। चलिए देखते हैं जड़त्वाघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आखिरी के एक पेज और बचे हैं, 5 से 10 मिनट और लगेंगे आपके, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करेंगे हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है समझाने का भी वह भी आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आता है तो प्लीज़ एक कमेंट में आप हमें अपने हिसाब से एक मैसेज ज़रूर करेंगे कि हाँ समझ में आया, या कुछ भी जो आपकी इच्छा हो, आप जिस तरह से उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं वैसा। जैसा देखिए जड़त्वाघूर्ण क्या है कि जड़त्वाघूर्ण वह भौतिक राशि है जो किसी अक्ष के चारों ओर किसी पिंड की घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि जड़त्वाघूर्ण वो क्या है कि किसी अक्ष के चारों ओर किसी पिंड जो घूर्णन करता है उसका विरोध करे तो जड़त्वाघूर्ण पिंड के आकार, उसके द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष की दूरी पर निर्भर करता है। प्रश्न पूछता है कि जड़त्वाघूर्ण किस पर निर्भर करेगा? तो पिंड का साइज पर, उसके द्रव्यमान पर और घूर्णन अक्ष से कितना दूर है यानी कि दूरी पर। आइए कहता है कि किसी स्थिर अक्ष के परितः घूर्णनशील पिंड यानी कि कणों का निकाय का जड़त्वाघूर्ण उस पिंड यानी कि अर्थात सभी कणों के कुल द्रव्यमान तथा उसकी अक्ष के दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि I बराबर सिग्मा mr स्क्वायर। आखिरी में इसके 10-15 प्रश्न भी हैं ऑब्जेक्टिव, वह भी लगा के जाएंगे। अच्छा आपको फीलिंग आएगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है, सीखा है। आगे देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल। कहता है जब कोई वस्तु किसी सतह से संलग्न रहते हुए गति करने का प्रयास करती है अथवा गति करती है तो वस्तु एवं उस सतह के मध्य एक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी कि साथ रहते हुए अगर कोई गति करना शुरू कर दे तो जो वस्तु की गति का विरोध करता है यह बल वस्तु की गति करने की दिशा के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स स्थैतिक घर्षण बल और गतिक घर्षण बल के रूप में जाना जाता है। स्थैतिक घर्षण बल क्या होगा कि किसी सतह पर स्थिर अवस्था में रखी हुई वस्तु और उस सतह के बीच यानी कि मध्य लगने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाएगा। जैसे पुस्तक को स्थिर मेज पर खिसकाना, मान लीजिए ये आपका मेज है और इस पर आप कोई बुक रखें, उसको अब सरकाएंगे तो क्या है? स्थैतिक घर्षण बल है, फ्रिक्शनल फोर्स है। क्या है? सीमांत घर्षण बल यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। जब किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान लगातार बढ़ाया जाता है
तो वह वस्तु एक अधिकतम बल के बाद गतिमान हो जाती है। स्थैतिक घर्षण बल के इस अधिकतम मान को ही सीमांत घर्षण बल कहते हैं। दूसरा है हमारा गतिक घर्षण बल यानी कि डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि गतिमान वस्तु एवं संपर्क सतह के मध्य लगने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं, जो कि दो प्रकार का होगा, एक होगा लोटनिक और दूसरा होगा सर्पी। लोटनिक यानी कि रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या कहता है कि किसी तल पर लुढ़क कर चलने वाली वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। ई वाहनों के पहियों तथा भूमि के मध्य लगने वाला घर्षण बल लोटनिक बल का उदाहरण है। लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। ध्यान रखेंगे, लोट करके ऐसे ऐसे आप कभी चले होंगे, ऊंचा जो जगह होता है समतल, उसको नीचे की ओर ढलान की ओर जब चलते हैं तो लोटनिक कहलाता है। और लोटनिक घर्षण बल क्या कहता है कि सबसे कम इसका मान होता है, जबकि स्थैतिक घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। सर्पी घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि समतल पर फिसलकर, यानी कि कभी झूला देखे होंगे, इस तरह से एक झूला रहता है, उस पर कोई बच्चा जो है लुढ़कता है, ससरता है, स्लिप करता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? स्लाइडिंग यानी कि सर्पी घर्षण बल। क्या कहता है कि बिना पहिए की किसी गाड़ी को जमीन पर खींचने पर गाड़ी तथा जमीन के बीच लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण बल है। आगे देखते हैं। अब है घर्षण के उपयोग क्या है, तो कहता है सड़कों पर आवश्यक, ये पॉइंट इसके ध्यान रखेंगे सारे के सारे। सड़कों पर घर्षण बल न होने पर गाड़ियों के पहिए फिसलने लगते। घर्षण की अनुपस्थिति में मशीनें कार्य नहीं करता। घर्षण की उपस्थिति के कारण ही ब्लैक बोर्ड या कागज पर हम लिख पाते हैं, यानी कि संभव है। ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर दीवार बनाना भी घर्षण बल के ही कारण संभव है। अब इसका हानि भी है। क्या हानि है? तो कहता है कि घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय अधिक होता है, यानी कि ऊर्जा अधिक लगता है, जिससे मशीनों की उत्पादकता कम होती है। अगर नहीं रहता तो फिर ज़्यादा ही स्लिप करता, और है घर्षण बल तो उत्पादन वगैरह थोड़ा प्रभावित होता है। दूसरा क्या है कि मशीनों के घर्षण के कारण उष्मा, ध्वनि इत्यादि उत्पन्न होती है, जिससे मशीनों के खराब होने की संभावना रहती है। अब है संतुलन यानी कि इक्विलिब्रियम, यानी कि यदि किसी वस्तु पर लगे सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो, लगने वाला बल सब पूरा शून्य हो, तथा इन बलों का किसी बिंदु के परितः परिणामी बल आघूर्ण भी शून्य हो, तो इस वस्तु की अवस्था संतुलन की अवस्था कहलाती है। और संतुलन तीन प्रकार का होता है। क्या क्या है? तो अस्थाई संतुलन, अस्थाई संतुलन और उदासीन संतुलन। देखिए पहला क्या कहता है? अस्थाई संतुलन, स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि किसी वस्तु को उसकी संतुलन की अवस्था में थोड़ा सा विस्थापित करके, देखिएगा ये जो है ये शंकु है, इसको यहाँ पर क्या किया? थोड़ा सा विस्थापित किया। कहता है कि थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देने पर वह पुनः अपनी संतुलन अवस्था को प्राप्त कर ले, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? अस्थाई संतुलन कहते हैं। जैसे क्या बोला कि चौड़े आधार पर रखे हुए शंकु को थोड़ा सा तिरछा करके छोड़ देने पर वह पुनः अपनी पहले जैसी स्थिति में आ जाती है। किसी पिंड अथवा पिंड के अस्थायी संतुलन के लिए वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचे होना चाहिए, तथा वस्तु के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से होकर जानी चाहिए। दूसरा है अस्थायी संतुलन यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन की अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः अपनी संतुलन की अवस्था न प्राप्त कर पाए, यानी कि न आ पाए, तो इस प्रकार का संतुलन अस्थायी कहलाता है। जैसे कि ये देखिए, ये ऐसा है, इसको थोड़ा सा हिलाइए, पुटुक से नीचे गिर गया, यानी कि अपने शीर्ष के बल पर रखा शंकु। एक है उदासीन संतुलन यानी कि नेचुरल इक्विलिब्रियम, यानी यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देने पर वह अपनी पूर्वावस्था में आने के स्थान पर अपनी नई अवस्था में ही संतुलित हो जाए, तो इस प्रकार का संतुलन उदासीन संतुलन कहलाता है। और इस प्रकार के संतुलन में गुरुत्व केंद्र की स्थिति वस्तु की स्थिति बदलने पर परिवर्तित होता है, अर्थात अपनी तिर्यक ऊंचाई के सहारे रखा हुआ शंकु, ये उदासीन है। ये आखिरी पेज है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर आज का समाप्त हो जाएगा। अगला है उत्तोलक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से अक्सर पूछा जाता है, जिसे हम लीवर कहते हैं। कहते हैं उत्तोलक वस्तुतः सरल मशीन होता है जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है।
उत्तोलक एक सीधी अथवा तिरछी छड़ से लेकर अपेक्षाकृत जटिल संरचना वाले उपकरण तक हो सकते हैं। एक उत्तोलक के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: आलंब, आयास और भार। ये ध्यान रखेंगे। आइए देखिए क्या क्या है। उत्तोलक के प्रमुख भार यानी कि आलंब यानी कि फलक्रम क्या है कि वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सके आलंब कहलाता है, जिसे हम एफ से प्रदर्शित करेंगे। दूसरा होता है एफर्ट यानी कि आयास, यानी कि उत्तोलक के लिए उपयुक्त बल जहां पर हम लगाएंगे उपयुक्त बल, वो हमारा क्या कहलाएगा, आयास यानी कि पी कहलाता है। और एक होता है भार यानी कि लोड, यानी कि उत्तोलक की सहायता से जिस वस्तु को उठाया जाए वह हमारा भार कहलाता है, जिसे हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब उत्तोलक के प्रकार देखिए। कहता है उत्तोलक में आयास, भार एवं आलंब की पारस्परिक भिन्न स्थितियों के अनुसार उत्तोलक को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया। पहला, दूसरा और तीसरा श्रेणी के उत्तोलक। अब यहाँ देख लेंगे, ये आपका उदाहरण दिए गए हैं सबके, है ना। पहला देखिए, प्रथम श्रेणी का ये उत्तोलक है जिसमें कहा गया है कि उस श्रेणी के उत्तोलक में आलंब जो है भार और आयास के बीच में रहेगा। यहाँ पर जैसे क्या, साधारण तुला, कैंची, पलास, कील उखाड़ने के हथौड़ा, बोझ उठाने वाली मुड़ी हुई छड़, बच्चों के झूलने का तख्ता, ये सभी क्या है, हमारा प्रथम श्रेणी के उदाहरण हैं। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है जिसमें भार बीच में रहेगा, आलंब और आयास के मध्य में भार रहेगा, यानी कि नींबू निचोड़ने की मशीन, सुपारी काटने की सरौता और कूड़ा धोने वाला पहिया, ये दूसरा नंबर का है। ठीक। तीसरा देखेंगे जहां पर आयास बीच में आ जाएगा, यानी कि चिमटा, फिर किसान का हल और हाथ, मनुष्य के हाथ की कोहनी जो है, ये क्या है, तीसरा है। तो ध्यान रखेंगे, साधारण तराजू, कैंची, पलास, कील उखाड़ने के हथौड़ा, बोझ उठाने की छड़ और बच्चों का झूला पहला, जबकि नींबू का निचोड़ने की मशीन, सुपारी काटने का सरौता और कूड़ा धोने के पहिए वाला जो है ये हो जाएगा द्वितीयक। तीसरा में हमारा पिलास, किसान का हल और हमारा हाथ की केहूनी। चलिए, अब आपको कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, आप आंसर कर सकते हैं। जल्दी से प्रश्न देख लेते हैं। क्या कहता है पहला, चलिए इसको जूम कर देते हैं। पहला कहता है यदि कोई वस्तु गमन करते हुए अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तो अंतिम विस्थापन क्या होगा। आंसर करेंगे तो आपको आंसर यहाँ पर है 0। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं, क्यों, तो जड़त्व के कारण। इसका यहाँ पर व्याख्या दिया है कि किसी वस्तु के स्थिर अथवा गतिमान बने रहने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। यह वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम की अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होगा तो उसमें जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा, यानी कि वस्तु का जड़त्व और द्रव्यमान एक दूसरे के समांतर होंगे। चौथा कहता है क्रिकेट खिलाड़ी तीव्र गति से आती हुई गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथों को पीछे से हटाता है, क्यों, तो गेंद के संवेग का परिवर्तन दर कम हो जाए जिससे चोट नहीं पहुंचे। व्याख्या हम लोग पीछे पढ़े थे इसलिए इसको नहीं पढ़ रहे हैं। गति का दूसरा नियम यहाँ पर काम कर देगा, ये जान लेना बस। पांचवा क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसके लिए हमें छोटा करना पड़ेगा, ठीक। और क्या कहता है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है, तो 1 और 2 है, यानी कि कथन 1 देख लेते हैं। क्या कहता है कि चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, यह जड़त्व के कारण होता है, ये सही है। और दूसरा क्या कहा कि बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है क्रिया प्रतिक्रिया के कारण, यह भी सही है। जबकि तीसरा क्या कहा था कि खेल कूद में ऊंची कूद वाले खिलाड़ी के गिरने के लिए भूमि पर बालू का ढेर बिछाया जाता है, जड़त्व उत्पन्न करने के लिए, ये गलत है। ठीक है, संवेग परिवर्तन दर अधिक करने के लिए किया जाता है। अगला है कि मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव क्या हो गई, पीछे की ओर हट जाएगा, है ना, पीछे की ओर बल लगा देता है। 7वां है न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है, तो बल को परिभाषित करेगा।
अगला है प्रक्षेप गति, यानी कि परवलयाकार गति में दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए लंबी कूद वाले खिलाड़ी को किस कोण पर कूदना होगा? तो हमने पढ़ा था ऊपर 45 डिग्री। शून्य के से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में समान त्वरण होता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होगा? तो विश्राम जड़त्व होगा। और 11वां है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, और इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन का पहला नियम। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, और आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 का। आप इंतजार करेंगे, अगले दिन आपको ये पार्ट भी मिल जाएगा कार्य ऊर्जा और शक्ति के साथ। तो उम्मीद करेंगे आज की क्लास आपके लिए बेहतरीन रही होगी, और हमने जो कुछ समझाने का प्रयास अपनी तरफ से किया है वो आपको कैसा लगा ये बिल्कुल आप हमें बताएंगे, तब हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हमारा ये छोटा सा प्रयास आपके लिए सही है। तब हम और भी अच्छे बेहतर ढंग से आपको समझाने का प्रयास अगले क्लास से और अगले चैप्टर में करेंगे। तो अभी के लिए, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले इसी पार्ट में इसी क्लास के साथ, और अभी के लिए आपका भी धन्यवाद। और जाते जाते आप एक काम करेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेंगे, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज की खबरें पल पल मिलता रहे। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ताकि इन सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, गुड डे, जय हिंद।